नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम सच के साथ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और मैं भी सच के साथ हूं। सच के साथ का मतलब सरकार किसान के साथ, और सरकार किसानों के जीवन में किस तरह से अपनी तमाम योजनाओं के जरिए, परियोजनाओं के जरिए तमाम बदलाव ला रही है, इस पर आज हम सच के साथ कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। कैसे किसानों के जीवन में इन योजनाओं का लाभ हो रहा है और कैसे किसान अपनी आय को बढ़ाकर दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे और इसके जरिए कैसे जो किसानों की मांग है और सरकार को लेकर जो यहाँ पर एक तरफ से गहमागहमी बनी हुई है और जो किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार द्वारा बातचीत का जो सिलसिला लगातार जारी है, इसको लेकर क्या कुछ रहेगा, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं और परियोजनाएं हैं जो किसानों के हित में चल रही हैं, इसके जरिए भी आज हम इस कार्यक्रम के जरिए सब कुछ जानेंगे। तब तक आपके लिए एक रिपोर्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है किसान क्रेडिट योजना। ये योजना क्या है, इस पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। पूंजी के अभाव में कई बार किसान स्थानीय साहूकारों के पास चले जाते हैं और ये साहूकार बहुत बड़ी ब्याज दरों पर ऋण देते हैं। दूसरी ओर भारत सरकार का ध्यान सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है। सस्ते ब्याज पर ऋण का मकसद कृषि के साथ साथ पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। पिछले 10 साल के दौरान कृषि ऋण में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में बैंकों की ओर से किसानों को 7,30,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया था, जबकि 2023-24 में अप्रैल से जनवरी अवधि के बीच ये राशि 20,39,000 करोड़ रुपए हो गई। किसान चाहें तो 6 से 18 माह की अल्प अवधि के लिए भी लोन ले सकते हैं और चाहें तो 3 साल की लंबी अवधि के लिए भी। कम समय का लोन फसल उगाने, उसकी मार्केटिंग करने और उत्पादन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाता है, जबकि लंबी अवधि का ऋण कृषि निवेश, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्थापित करने, कृषि प्रसंस्करण और स्वयं सहायता समूहों के लिए है। इसके अलावा नाबार्ड के माध्यम से राज्य या केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं, सहकारी समितियों, सहकारी समिति के संघों, किसान उत्पादक संगठनों, किसानों के सामूहिक संघों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और विपणन समितियों वगैरह के लिए भी ऋण उपलब्ध है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC कृषि ऋण पाने का शानदार जरिया है। इसके माध्यम से 5 साल में 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन लिया जा सकता है। वैसे तो ब्याज दर 9% होती है, लेकिन KCC में सरकार 2% की सब्सिडी दे रही है। इस हिसाब से ब्याज सिर्फ 7% होगा। वहीं अगर किसान इस लोन को 1 साल में लौटा देता है तो उसे 3% की और छूट मिल जाएगी। इस हिसाब से उसे महज 4% ब्याज देना होगा। इस रकम से कृषि उपकरण, खाद, बीज और कीटनाशक वगैरह खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा कटाई के बाद होने वाले खर्चों या फिर मार्केट संबंधी जरूरतों और घरेलू आवश्यकताओं पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 2019 से पशुपालन और मत्स्य पालन करने वालों के लिए भी KCC की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। किसानों और पशुपालकों को आसानी से कर्ज मिल सके, इसके लिए सरकार ने किसान ऋण पोर्टल भी शुरू किया है। कार्यक्रम सच के साथ में अब हम चर्चा करेंगे किसानों के हितैषी सरकार के बारे में और सरकार किस तरीके से
किसानों को यहाँ पर तमाम योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन योजनाओं के जरिए कैसे किसानों के जीवन में बदलाव आया है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे स्टूडियो में जुड़ गए हैं। एक बार उन सभी मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं, आपका स्वागत है सर। सहायक आयुक्त कृषि एवं कल्याण मंत्रालय से हैं, आपका स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं, कृषि अर्थशास्त्र NIAP से, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर JPS दबास जी हैं, आपका भी सर स्वागत है। आप अध्यक्ष हैं कैट से। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सुनील कुमार जी का रुख करूंगा। सुनील कुमार जी, जिस तरीके से सरकार तमाम योजनाएं चला रही है और ऋण की जो व्यवस्था है वो आज किसानों तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हो रही है और बहुत ज़्यादा आसान और सरलीकरण हो गया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार की हमेशा मंशा रही है कि जितने किसानों की ऋण की आवश्यकता हो उसको उचित समय पर, उचित मात्रा में, उचित दर से दी जाए। देखिए, पहले किसान लोग जो थे, आप जैसे रिपोर्ट में भी बता रहे थे कि वो जो है अब साहूकार पर भी डिपेंडेंट रहते थे। अब जो है कि उनके पास जो है दो ही साधन है, या तो अपने वो सेविंग से पूंजी लगा सकते हैं या फिर बाजार से ले सकते हैं। सरकार की मंशा होती है कि जो भी बाजार से वो लें वो केवल इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जो हमारी जो है वित्तीय संस्थाएं जो है संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, उनके माध्यम से हम उनको सरकार के द्वारा उनको लोन दिया जाता है। इसमें हमेशा जो है सरकार जो है बार बार विचार करते रही है और इसका जो स्कोप है, जिसका क्षेत्र है, उसको हमेशा विस्तार किया गया है। जैसे अभी बता रहे थे कि डेयरी, पशुपालन, लैक कल्चर, सेरीकल्चर, अब इसमें बागवानी, जैसे चाय की खेती करते हैं तो उनके लिए भी जो भी आवश्यकताएं हैं जो चिन्हित की जा रही है उसको इस क्षेत्र में विस्तार किया जाता है। ये तो हुआ कि उनको जो है आपको शॉर्ट टर्म लोन क्रेडिट कर देते हैं। इसके अलावा भी जो है आपके देखेंगे कि कृषि में जो बहुत तरह की लोन की आवश्यकता होती है। आप जैसे किसी चीज़ को एज प्रोसेसिंग के लिए लोन है, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे आप एग्रीकल्चर बहुत सारे लोन होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लोन है, मशीनरी के लोन है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारे इसमें है, लोन में सेगमेंट है कि किसानों की हर एक ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, वो चाहे उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है, पूंजी बन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या शॉर्ट टर्म के लिए है, जिसको शॉर्ट टर्म के माध्यम जो लोन है उसको KCC के माध्यम से दिया जाता है। उस सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार समय समय पर योजनाएं बनाती है और जो है क्षेत्र विशेष के लिए, कमोडिटी विशेष के लिए भी योजनाएं ये लागू की जा रही है। जी, इस योजनाओं के जरिए तो किसानों के जीवन में बदलाव आ ही रहा है। साथ ही साथ अगर महिला किसान भी देखा जाए तो महिला किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा लाभ हो रहा है। आज के युग में अगर देख रहे हैं कि पहले के समय में जो महिला किसान कम थी, अब वो उनकी भी जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिलहाल डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार जी का रुख करेंगे। नलिनी जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किसान इस समय मांग कर रहे हैं कि उनका जो लोन है, उनका जो बकाया है वो भी माफ़ किया जाए। एक तरफ सरकार इस तरह से योजनाएं भी चला रही है, तो अगर इन योजनाओं का लाभ किसानों को तो मिल ही रहा है, लेकिन जो उनका कर्ज है अगर उसको माफ कर दिया जाएगा तो उससे भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं सरकार के ऊपर। आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नहीं, ये इसका दो प्रभाव पड़ता है। एक तो सरकार की पूंजी कम होती है और इसके कारण उसके दूसरे जो योजनाएं हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा, इससे किसानों में या जो भी ऋण लेने वाले हैं उनमें एक मैसेज जाता है कि ऋण जमा करना, लौटाना ज़रूरी नहीं है, और फिर वो एक आदत सी बनती जाती है कि नहीं, ऋण लीजिए और उसको लौटाइए नहीं। तो बैंक के हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण से सरकार इन चीज़ों पर जाना नहीं चाहती है। वो सहूलियत देती है, ऋण के सूद माफ़ी आदि की तरह से करना चाहती है। तो किसानों को उन चीज़ों को मानना चाहिए कि ऋण अगर बहुत सस्ते दरों पर ऋण मिलता है उनको, तो सूद समय से ये कि जमा करते रहें और समय समय पर अपना मूलधन भी जमा करें, ताकि बैंक की हेल्थ भी ठीक रहे और उनको समय पर ऋण मिलती रहे। अदरवाइज आगे आने वाले समय में यदि यही सिचुएशन रहा तो बैंक लोन देने से कतराएंगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर JPS दबास जी का रुख करेंगे। दबास जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब इतनी तरह की व्यवस्थाएं हैं, ऋण उपलब्ध करा रही है सरकार, साहूकारों से, आप तो पुराने समय से किसान खेती से जुड़े हुए हैं, जब जिस तरह से सरकार ऋण व्यवस्था करा रही है, साहूकारों के चुंगल से अब किसानों को निकालने के लिए सरकार प्रेरित कर रही है, ऐसे में किसानों को समझने में दिक्कत क्या आ रही है?
फिर भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तमाम तरह की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, सब तरीके से किसानों को सरकार संतुष्ट करने की कोशिश करे, लेकिन किसान कैसे मानेंगे और कब मानेंगे, मानने की ना मानने की वजह है क्या, देखते हैं आप। आपने बहुत ही ठीक कहा कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो अज्ञानता। हम एडवर्टाइजमेंट तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम ग्राउंड लेवल पे, गांव के स्तर पे किसानों को उन सभी योजनाओं की जानकारी ना हो और किसानों को उसके लिए प्रोत्साहित ना किया जाए, वो इसके लिए आगे आने में दिक्कत आती है। क्योंकि अज्ञानता एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो योजना है उसका लाभ नहीं मिल पाता है। दूसरी बात आती है, कृषि एक राज्यों का विषय है। राज्यों का विषय होने के नाते जब भी किसान किसी योजना का लाभ लेना चाहता है तो वो राज्य के कृषि विभाग के पास जाता है। जहाँ पे कुछ किसान के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता है, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने जो कर्मचारी हैं, खासकर कृषि विभाग के, उनको सेंसिटाइज करें कि किसान को सम्मान दे और सम्मान के साथ साथ में वो जिस भी योजना के हकदार हैं उसका लाभ दिलवाने का प्रयास किया जाए। दूसरी जो बात आती है, आपकी एजिटेशन की बात आती है, तो एजिटेशन की बात बहुत ही अलग है। क्योंकि किसान जो है वो तो चाहेगा भी लोन भी माफ़ हो जाए, उसको सपोर्ट प्राइस भी मिले, लेकिन कुछ उसकी जेन्युइन मांगे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी जेन्युइन नहीं है। तो सबसे जेन्युइन मांग तो ये है कि किसान जो भी उत्पादन करता है उसको उसकी उत्पादन लागत मिलने के साथ साथ में कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो किसान कृषि में रुचि नहीं लेगा और किसान इन्वेस्टमेंट तभी कर पाएगा, लोन तभी ले पाएगा जब उसको कुछ लाभ की संभावनाएं दिखाई देंगी। तो इसके लिए हमें प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योजनाओं को इसके प्रकार से करना चाहिए कि किसान को उसके उत्पाद की उत्पादन लागत से कभी भी पैसा कम ना मिले। और ऐसी घटनाएं बहुत बार होती हैं और इन घटनाओं के कई सारे कारण हैं जो किसान के समझ से बाहर की बात है और सरकार उसमें मदद कर सकती है। तो सरकार, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी, उनको इसमें सेंसिटिव होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए किसान को ये दिक्कत ना आए। दूसरी बात आती है आपकी भाव की। मैं तो कहता हूँ भाव तो किसानों को मिले, लेकिन उसके साथ साथ में गुणवत्ता भी जोड़ा जाए कि अगर हमें इसका ये पैसा मिल रहा है तो इस चीज़ की ये गुणवत्ता होनी चाहिए। जिसका हम उदाहरण एक ले सकते हैं दूध के माध्यम से। अगर हम किसान का दूध लेते हैं तो दूध का भाव दूध के नाम से तय नहीं होता। दूध के अंदर कितना फैट है, कितना एसएनएफ है, उन सबको ध्यान में रखते तय होता है। तो इसी प्रकार से जब भी हम कोई भी हम भाव तय करते हैं तो भाव को तय करने में इन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अमुक उत्पाद के ये गुण होंगे तब उसको ये भाव मिलेगा। और जब हम इन गुणों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी किसान जो कर रहा है जहाँ पे गुणवत्ता बहुत अच्छी है तो वहाँ पे हो सकता है हमें स्पोर्ट प्राइस से भी ज़्यादा पैसा देना पड़े और देना चाहिए भी। उससे किसान को भी प्रोत्साहन मिलेगा, उपभोक्ता को अच्छी चीज़ मिलेगी और देश का आयात कम होगा, क्योंकि जितना भी किसान को पैसा मिलेगा वो कृषि के विकास में जोर देगा। और ये जो आंदोलन है ये मैं कहता हूँ कि ये तकनीकी कम है, बल्कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा है। इसको पॉलिटिकल वे में अगर टैकल करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन हाँ, किसान को नई तकनीकी जानी चाहिए, नई तकनीकी के साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी उसके पास पहुंचनी चाहिए। और किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। ये आपने देख लिया होगा कि जब कोरोना काल था तो जितने भी सेक्टर थे शायद सभी की जो ग्रोथ थी वो प्रभावित हुई थी, लेकिन कृषि एक ऐसा सेक्टर था कि हमारे देश के किसान ने मेहनत करके ना केवल हमें कोरोना काल से निकाला, बल्कि उस समय एक ऐसा एग्जाम्पल पेश किया कि हमारी जो ग्रोथ थी वो 3 से 4% के करीब थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। तो मैं ये मानता हूँ कि किसानों को शाबाशी मिलनी चाहिए इतने अच्छे काम करने के लिए। और शाबाशी यही है कि उसको उसके उत्पाद के सही भाव मिले और साथ साथ में उसको नई तकनीकी मिले, साथ साथ में उसको हम प्रोत्साहित कर सकें। और किसान का अगर लाभ बढ़ाना है तो हमें किसान को, कृषि को एक किस्म से व्यवसाय के तौर पर लेना पड़ेगा कि किसान खाली उत्पादन ही ना करे, बल्कि उत्पाद के बाद क्या प्रोसेसिंग करनी है, कैसे वैल्यू एडिशन करनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है, ये चीजें भी जोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसमें विस्तृत चर्चा आगे भी करेंगे और आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल सुनील जी का मैं रुख करता हूँ। सुनील जी, जिस तरह से आपने किसान क्रेडिट योजना के बारे में बताया, इस तरह की तमाम योजनाएं सरकार द्वारा चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये तमाम योजना चल रही हैं। इस योजना को का लाभ पाने के लिए कि आप आज किसानों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ता। कोई किसान अगर इस योजना का लाभ पाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह से किसान इन योजनाओं का लाभ ले सकता है जिनको नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए आप प्रक्रिया बताएं ताकि जो किसान हमें देख रहे हैं वो इन योजनाओं का लाभ ले सकें और कैसे इन योजनाओं के जरिए उनके जीवन में बदलाव आएगा।
देखिए ये चीज़ें सरकार की हमेशा कोशिश रही है। अब देख रहे होंगे जो भी आपने योजना का नाम लिया है, सरकार की हमेशा कोशिश रही है, मंशा रही है कि हम जो है इसकी हर एक किसान के द्वार तक इसकी सुनिश्चित करें। तो आप जैसे देख रहे होंगे, आप किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं या कृषि ऋण की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है हमेशा देख रहे होंगे कोविड के काल से ही सरकार जो है सेचुरेशन अभियान चलाए हुए हैं। इसमें सरकार की एक मंशा है, टारगेट दिया हुआ है कि जितने पीएम किसान के बेनिफिशियरी हैं उनको सभी को केसीसी को उपलब्ध कराई जाए। कोरोना काल का भी चर्चा चल रहा था। कोरोना काल में भी हम लोग ने देखे कि कोरोना काल में ही बैंक जब बहुत सारे वित्तीय चीज़ें की आवश्यकता थी, उस टाइम भी हम लोग 2.5 करोड़ जो है किसान को केसीसी में जोड़ पाए और अतिरिक्त जो है उसमें 2.5 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त जो केसीसी के माध्यम से लोन दे पाए। तो ये सतत प्रोग्राम चलता रहता है। अभी आप जब विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी देखे होंगे कि हम लोग ने अभियान चलाया था और जो है वो किसान जो है उनसे एप्लीकेशन लिया था और एप्लीकेशन लेके उनको सारे पोर्टल के माध्यम से उनको हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि अब पारदर्शिता और जो है इसमें अकाउंटेबिलिटी दोनों फिक्स कर रही है गवर्नमेंट, और पूरी देख रही है कि जो है ये योजना का लाभ किसानों तक कितने दिनों में और कब कहाँ पहुँचती है। तो ये सारे माध्यम है जिसके माध्यम से अभी कर रहे हैं और जो हमारे जो किसान हैं लगभग जुड़ते जा रहे हैं, क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ा रहे थे। फसल बीमा में भी इसी तरह से है कि फसल बीमा में देखते हैं रबी खरीफ की कटअप डेट तिथि अलग अलग होती है। इसमें फसल बीमा पाठशाला किया जाता है और जो है उस टाइम सभी लोगों को स्टेक होल्डर को एक करके पूरे सारे चीज़ों को जोड़ा जाता है। कॉमन सर्विस सेंटर को किया गया है और सबसे इस दोनों योजनाओं का जो आप देखेंगे और चाहे पीएम सम्मान योजना में जोड़ने की है कि अब जो है घर में बैठे कहीं भी जगह जो है वो जो डिजिटल माध्यम है उस माध्यम के द्वारा किसान जो है इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसकी ट्रैकिंग कर सकती है। ये सारे चीज़ें जो सुविधा आ गया जिसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो आई है, जो आप कह रहे हैं सच जो है वो किसान जो है डेली इसको मॉनिटरिंग कर सकता है और ये सारे जो चीज़ें हैं जिसके कारण से है डिलीवरी और अकाउंटेबिलिटी बहुत सुनिश्चित हुआ है। जी, और किसान तो सच के साथ है, सरकार भी सच के साथ है। जिस तरह से आपने जिक्र किया सच, इन सभी प्रक्रियाओं के जरिए जो सच है, जो किसान अपना पूरा रूपरेखा तय कर सकता है, आज वो अपने फैसले खुद ले सकता है। पहले के समय में होता था कि वो पारदर्शिता नहीं थी जिसका आपने जिक्र किया। आज वो पारदर्शिता बहुत बेहतर तरीके से किसानों तक पहुंचाई जा रही है और किसानों का उनका लाभ भी मिल रहा है। नलिनी जी, हम देख रहे हैं कि अगर कोई सरकार सब्सिडी देती है तो उस पर विश्व व्यापार संगठन का एक दबाव बनता है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार अपने किसानों के हित में काम कर रही है। हम देख रहे हैं कई ऐसी योजनाएं हैं, योजनाओं के जरिए तो मिल ही रहा है, लेकिन कई ऐसे उपकरण हैं, कई ऐसी दवाइयां हैं जहां पर 70 से 60-80% तक सब्सिडी दी जा रही है किसानों को। जी, सब्सिडी देने में कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। किसी जिस चीज़ पर ज़्यादा ज़रूरत है उस पर ज़्यादा सब्सिडी दी जा सकती है, जिस पर कम सब्सिडी की ज़रूरत है कम सब्सिडी दी जा सकती है। बट टोटल सब्सिडी जो हमारा एग्री उत्पाद है उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी, जो कि डायरेक्टली उत्पादन में कंट्रीब्यूट करता है। ये WTO का रिस्ट्रिक्शन है जी। और इसी कारण से सरकार MSP भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती है क्योंकि वो भी सब्सिडी में हमारा काउंट होगा जी। और जैसे C2 प्लस 50% जो किसान डिमांड कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो घरेलू मूल्य होगा कृषि जिंसों का वो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से भी ज़्यादा हो जाएगा बहुत सारे फसलों में। कुछ फसलों में कम रहेगी तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो घर पे ही रहेगा वो सब अनाज, तो फिर यहाँ भी सप्लाई ज़्यादा बढ़ने से फसलों का कीमत गिरेगी। तो ये इस कारण से दिक्कत है जिसके कारण सरकार उन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती है, उतना नहीं है एक लिमिट के हिसाब से। क्योंकि MSP जब भी डिसाइड होता है बाहर का मूल्य, घर का इन्फ्लेशन, डिमांड, इस सब सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए तब जाकर डिसाइड किया जाता है जी। तो ये सब्सिडी 10% तक सरकार दे रही है। फर्टिलाइज़र सब्सिडी है, बहुत सारी सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है, तो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होगी जी। किसानों के जो हित हैं उसको लेकर चर्चा हमारी जारी है। तमाम जानकारियां भी आपको सच के साथ इस कार्यक्रम में हम साझा कर रहे हैं और आगे भी बताएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
सारी बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सच के साथ में। कार्यक्रम सच के साथ में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से किसानों के जीवन में सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के जरिए बदलाव आ रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। दबा जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे कि इसमें जो राज्य सरकारें हैं उनका भी बहुत अहम योगदान है। जिस तरीके से हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया गया कि किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जितने अधिकारी वहां पर मौजूद हैं या मंडियों में हैं या फिर जो भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है वो किसानों के हित की बात करें और किसी भी किसान को परेशानी नहीं आनी चाहिए। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो अन्य राज्यों को भी इस तरीके से काम करना चाहिए और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को या वहाँ की जो कार्यशैली है उनको सबको किसानों को समझाना चाहिए कि तमाम योजनाएं जो सरकार द्वारा चल रही है उनका लाभ भी आप यहाँ पर बैठे बैठे ले सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के जो अभी ऑर्डर आए हैं वो अच्छे आए हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा उत्तर प्रदेश में कितनी तकनीकी पहुंच पाई है। आज हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन हमारी सरकार की कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कई सदियों से चल रही हैं, जिनमें सबसे प्रमुख योजना है जो हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, या जिसको हम सूक्ष्म सिंचाई विधि कहते हैं, जिसमें ड्रिप भी आता है, स्प्रिंकलर भी आता है, और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी है। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में ये चीज़ नहीं पहुंच पाई है। ये हमें सोचना होगा ये क्यों नहीं पहुंच रही। किसान जागरूक नहीं है या हम किसान को सही एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए, खाली उत्तर प्रदेश में ही सभी राज्यों में के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए जो भी सरकार की योजनाएं हैं ये वहाँ के किसानों को मिलनी चाहिए और उसी आधार पे वहाँ के जिले के अधिकारियों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि जिनके यहाँ पे ज़्यादा जा रही है इस काल में वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, और जहाँ कम जा रही है तो वहाँ पे अधिकारियों को और सचेत करने की आवश्यकता है कि इन योजनाओं की जानकारी जाए और किस प्रकार से हम किसान को मोटिवेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें किसान की उत्पादन लागत को कम करना है, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाना है, और साथ साथ में पानी की और वातावरण की हमें चिंता करनी है कि कम पानी में बिना किसी वातावरण को प्रदूषित किए हुए हम कैसे खेती और किसानी को आगे बढ़ा सकते हैं। और वो तभी बढ़ पाएगी जब हम सरकारी योजनाओं को किसानों तक लेके जाएंगे और उनके लाभ में भी बढ़ोतरी होगी। उसके बाद किसान जो है अपने खेत में ज़्यादा ध्यान देगा। आपने देखा होगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, उसमें 2 राज्यों के किसानों को काफी लाभ मिला, खासकर हरियाणा और पंजाब। और इसी वजह से वो सभी के सभी किसान अपने खेत पे ट्यूबवेल लगा पाए, वो सभी के सभी किसान अपना अच्छे ट्रैक्टर ले पाए, अच्छे इम्प्लीमेंट ले पाए। और यही जानकारी इस समय बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, जो दूसरे हमारे हल्के से जो पिछड़े हुए राज्य हैं कृषि के क्षेत्र में, उनको आगे लाने के लिए हमें किसानों को सशक्त करना पड़ेगा, जानकारी से भी। और साथ साथ में जो अभी आपने बात की सरकार की क्रेडिट की बात की है, तो ये भी बहुत जरूरी है। और सरकार काफी अच्छी योजना चला रही है, लेकिन इन योजनाओं को किसान तक ले जाने के लिए हमें विशेष प्रयास की आवश्यकता है, और तभी हम देश को आगे कर पाएंगे और तभी हम किसानों को भी सशक्त कर पाएंगे। तो अभी जो आप आंदोलन की बात कर रहे थे, उस आंदोलन से मुश्किल से 5 से 7% किसान जुड़े हैं, लेकिन 95% किसान आज भी मेहनत कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, और वो आंदोलनरत नहीं है। केवल 2 राज्यों के किसान जो है थोड़े प्रभावित ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये भी हमें सोचना होगा कि जो किसान आंदोलन नहीं कर रहा है
उसके हितों का भी ध्यान रखा जाए, जिससे कि वो आंदोलन ना करें और हमारा देश भी आगे बढ़ सके और किसानों को हम प्रोत्साहित कर सकें कि उनकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक कार्यों में लगे, देश के विकास में लगे। कुछ हम जो नेगेटिव एक्टिविटी जो हो रही है उनको किस प्रकार से हम कम करें, ये हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल दवा जी, यहाँ पर यह भी बात है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि अन्नदाता ही ऊर्जा दाता है, तो अन्नदाता ही ऊर्जा दाता है, इसमें मतलब यही है जिस तरह से आपने कहा कि उनकी जो ऊर्जा है वो सही क्षेत्र में लगनी चाहिए। वो किसकी बहकावे में आ रहे हैं, किनकी बातों के जरिए उन तक वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, या वो किसी की बातों में आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो देखने वाली बात है। फिलहाल सुनील जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। सुनील जी, आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया जिस तरह से हम देख रहे थे, लेकिन उससे पहले अनुराग ठाकुर जी ने क्या कुछ कहा है, आइए एक बार वो सुन लेते हैं। आज अगर गन्ने के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दाम कहीं दिया जा रहा है तो भारत में दिया जा रहा है। इंडिया इज पेइंग द हाईएस्ट प्राइस फॉर शुगर केन इन द वर्ल्ड, एंड इवन दिस ईयर मोदी गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन टू गिव अ हाइक ऑफ 8%, which means increase from rupees 315 to 340 rupees per quintal. This is in the interest of farmer. That is our commitment towards the farmer's income. At least cost plus 50% profit, but here if you look at it's close to 100%, 107%. So all I'm trying to say is it is 107% higher than A2 plus FL cost of sugar cane. तो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसान की आय को दुगना किया जाए। दूसरा, दुनिया भर में जो खाद के दाम बढ़े, हमने उसके बावजूद किसानों पर खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए, यूरिया के दाम नहीं बढ़ने दिए। 3 लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार ने दी है। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सरकार है वो किसान हितैषी है और किस तरीके से महंगाई बढ़ने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तब भी भारत के अंदर जो कीमतें रहीं वो स्थिर रहीं और सरकार ने किस तरीके से सब्सिडी दी। सुनील कुमार जी का रुख करते हैं। सुनील जी, आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया, जिस तरीके से अब हम आज के दौर में देख रहे हैं खेती के अंदर नए उपकरणों का प्रयोग हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, नए स्टार्टअप बनाए जा रहे हैं, ऐसे में ये सरकार की योजनाओं का ही तो परिणाम है। इससे पहले आज कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर सिंचाई हो सकती है, ड्रोन के जरिए भी इस तरीके से कीटनाशक छिड़काव फसलों पर किया जा सकता है। तो ये सब सरकार की योजनाओं का ही परिणाम है और कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो ये प्रयास किए जा रहे हैं उन्हीं की परियोजनाओं का ये असर देखने को मिल रहा है। एकदम आपने सच कहा। देखिए, मेन चीज़ें है कि सरकार हमेशा चाहती है कि उनको जो है किसानों का लागत कम हो, और लागत कम होने के साथ साथ जो है उनकी जो आवश्यकताएं हैं, चाहे मशीनरी की आवश्यकता है, ड्रोन की है, उन्नत टेक्नोलॉजी की है, उन्नत सीड की है, जो भी चीज़ें हैं उसको उचित मात्रा में उचित माध्यम से उनको सब्सिडाइज रूप में दिया जाए, ताकि किसान जो है उसका उपयोग करे और उनकी उत्पादकता बढ़ाएं। और उत्पादकता बढ़ाते हुए जो है अगर उत्पादकता बढ़ती है और इनपुट जो कॉस्ट है वो उनको सब्सिडाइज रेट पर मिलता है तो लागत निश्चित कम होगी, और लागत निश्चित कम होगी तो बाजार भाव जो उनके मिल रहे हैं उसमें उनकी आय बढ़ेगी, और सारे चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। इसी तरह से जो है नई नई विकास जो आप बता रहे हैं कि जैसे ड्रोन का आ गया, या स्टार्टअप बहुत सारे आ रहे हैं जो बहुत नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है उत्पादन के क्षेत्र में, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत सारे जगह वो लग रहे हैं। तो इसके लिए जो है सरकार जो है हमेशा जो है अध्ययन कर रही है, और अभी आप मुझे बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने नाबार्ड के साथ मिलकर एक एग्री श्योर स्कीम बनाई है, जिसमें क्या है कि 25 करोड़ रुपया तक स्टार्टअप को जो है वो आपको लोन मिलेगा। लोन ही नहीं मिलेगा, उसमें सरकार जो है इक्विटी के रूप में, अगर कोई उसकी अच्छी चीज़ें हैं तो सरकार खुद इक्विटी के रूप में, नाबार्ड खुद इक्विटी के रूप में उसमें सम्मिलित होकर उसको विकास और चीज़ों को सहारा देके उसको बृहद क्षेत्रों में देखा जा सकता है, ताकि किसान जो है अदर इंटरप्रेन्योर्स है उसको अडॉप्ट कर सके। इसी तरह से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात है, जहाँ जो चीज़ें हैं कि
प्रोसेसिंग के लिए, जो खेत में उपज होते हैं, अदर चीज़ें होती हैं, उसको बाजार भाव अगर नहीं मिल रहे या बाजार भाव अच्छे मिले, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है उसमें भी 2 करोड़ तक का लोन मिलता है, और इसमें 30% की सब्सिडी, और उसमें भी जो आप देखेंगे 3% ब्याज सहायता दर दी जाती है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारे जो है, जो भी ऋण की आवश्यकता होती है, दर चीज़ों को प्रचार प्रसार किया जाता है। और नोट ओनली केवल प्रचार प्रसार है, इसको काफ़ी सरल किया गया है, जो किसानों तक पहुंच हो और किसान जो है एकदम इजी वे में उसको ले पाए। अगर जैसे हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें, तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है, किसानों जब जाएंगे बैंक में तो बहुत सरल किया गया। पहले था कि भाई बहुत सारे इसमें प्रक्रिया होती थी, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लिया जाता था। अब उसको जो है वो सरकार ने निर्धारित कर दिया कि 1 पेज का एक आवेदन पत्र होगा, आपको आधार देना होगा, भूमि करते हैं तो भूमि का आपको विवरण देना पड़ेगा, क्या फसल लगा रहे हैं उसकी विवरण दीजिए, उसके आधार पर सारे जो बैंक है वो कैलकुलेट करके आपको देंगे। ऐसे पशुपालन करते हैं तो उसी तरह से आपको सारे चीज़ों को दिया जाता है। और चार्जेज भी बहुत कम किए गए हैं, बहुत चार्जेज कम किया गया है कि अब जो है पहले बैंक से लिया जाता था, अब ये सरकार ने इंडियन बैंकर एसोसिएशन के से बात करके ये किया है कि आप जो किसान जो है अगर फसल ऋण लेते हैं तो उनको जो 1250 रुपये से ज़्यादा का ज़्यादा उनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल खर्चे ना हो। तो ये सारे चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, और इसकी पूरी सारे चीज़ों को ट्रैकिंग कर रही है, ताकि जो है अधिक से अधिक जो है उनको जो लागत है, क्योंकि आप देखेंगे बाजार में सारे चीज़ सुविधा है, सारे चीज़ टेक्नोलॉजी उनके में आ रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास पूंजी नहीं होगा तो वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, सीड रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि किसानों का जो है उत्पादकता कैसे बढ़े, उसकी लागत कम कैसे हो, उसकी मार्केटिंग वैल्यू कैसे हो। मार्केटिंग वैल्यू जो है अगर किसी कारण से अगर नहीं रहा उस टाइम, तो किसानों को देखेंगे कि खुद स्टोरेज के लिए सब्सिडी दिया जाता है किसानों को, कि आप रूरल वेयर हाउसिंग बनाइए, उसमें सब्सिडी दिया जा रहा है ना, कि आप खुद स्टोर करिए, खुद प्रोसेस कीजिए। तो ये सारे चीज़ें जो किसानों को दिया जाता है, इसमें किसानों का 2 सरकार की मकसद है कि किसान जो है खेती से जुड़े रहें, और खेती से जुड़े रहें, उनकी इनकम बढ़ा रहे, उनको गाँव में ही उनकी पूरी रोजगार मिले, और जो उनकी आर्थिक क्रियाकलाप हैं उसमें स्टेबिलिटी आए, जिसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाएं भी लागू की गई। अब एक और देखेंगे कि किसान का जो है, अब जो है मूल किसान जो जिनके पास ज़मीन है, वो ज़मीन जो है वो ज़मीन वाले गांव शहर में चले गए हैं, अदर चले गई, बटाईदार की संख्या बढ़ गई, लैंडलेस फार्मर की संख्या बढ़ गई। अब हम लोग की कोशिश है उसमें जो है कि उस किसानों को जो खेती एक्चुअली में कर रहे हैं उसकी संख्या जो बढ़ रही है उसको हम लोग कैसे उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के माध्यम से जो है हम लोग बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं, सरकार कर रही है कि जो जिनके पास जो किसान हैं, किसानी कर रहे हैं, उनके पास अपने नाम का खेत नहीं है, वो आप जो है कोलेट्रल नहीं दे पाते हैं। जैसे आप अभी तक तो सरकार ने 1,60,000 तक के लोन तक में कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं है, उसके अलावा जो है वो कोलेट्रल बैंक मांगती है। तो उस चीज़ों को कैसे इसको किया जाए, तो जो किसान कुछ नहीं है उनके पास, उनको कैसे लोन दिया जाए, तो उनको समूह में बना के उनको लोन दिया जा रहा था, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बना के। और पीछे आपको बताने हुए खुश बहुत खबर रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप का निर्माण कर चुके हैं सरकार ने नाबार्ड के साथ मिलके, और इसके माध्यम से जो है 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का ऋण उपलब्ध किया गया है केवल किसान क्रेडिट कार्ड में। इसी तरह से अगर एफपीओस की बात करें, अगर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की बात करें, मशीनरी एडॉप्शन की बात करें, तो एफपीओस के माध्यम से जो है सरकार जो है बहुत से ज़्यादा लोन है जो आपको सभी सेगमेंट को, सभी चीज़ों को पहुंचा रही है। तो ये हमेशा कोशिश रही है कि सस्ते दर पर, उचित माध्यम से, उचित रेट पर और उचित मात्रा में आप जो है हर एक जगह हम जो है कृषि ऋण पहुंचाएं। जी सुनील जी, इन योजनाओं का ही असर है और सरकार की मंशा इससे साफ दिखती है कि आप अगर मछली उत्पादन का रेट देखें तो इस समय भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में मछली उत्पादक का देश बन गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार कैसे किसानों को आगे बढ़ाना चाहती है। अगर मछली उत्पादन में देश आगे बढ़ा है तो जाहिर सी बात है इसमें सरकार की भूमिका रही होगी, और सरकार की भूमिका ने ही इन योजनाओं को लाकर मछुआरों को और मछली पालकों को इतना प्रोत्साहित किया कि आज देश इस काबिल बना है। ऐसे ही सरकार और भी सेक्टर्स के अंदर इसको जो ये कोशिश है वो कर रही है ताकि भारत उन क्षेत्रों में भी टॉप 3 में और नंबर 1 बने। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और नलिनी जी का रुख करते हैं। नलिनी जी, हम देख रहे हैं कि तमाम चीज़ों पर चर्चा चल रही है, ऐसे में
अगर देखा जाए एमएसपी घोषित कर दी जाती है, एमएसपी का कानून को दे दिया जाता है, हालांकि 5 फसलों पर सरकार गारंटी दे ही रही है, लेकिन अगर कानून बना दिया जाता है तो आप देखेंगे कि जो फसल की एक गुणवत्ता का मानक होता है उसको तय किया जाएगा। अगर फसल उस गुणवत्ता के मानक के अनुरूप नहीं होगी तो उस फसल का क्या होगा। दूसरा, अगर हम देखें जो व्यापारी हैं जो उन फसल को खरीदेंगे, अगर वो बाजार का इन्फ्लेशन रेट उस पर असर करता है तो वो बाहर से आयात करेंगे, इससे आयात भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं कर बढ़ेगा, और अंत में अगर देखा जाए तो अन्नदाता भी कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि एमएसपी को यदि रूल के हिसाब से मैंडेटरी कर दिया जाता है तो उसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। गलत प्रभाव यदि एमएसपी ज़्यादा की जाती है तो सरकार एक एक्सपेरिमेंट किया गया था महाराष्ट्र में जी, और वो बुरी तरह फेल हुआ। साल भर के अंदर ही उस ऑर्डर को वापस लेना पड़ा जी, क्योंकि कोई व्यापारी खरीद नहीं पा रहा था। तो ये उसका सलूशन नहीं है कि हम मैंडेटरी कर दें कि सबको उसी रेट पर खरीदना, उससे नीचे नहीं खरीदना है। रादर सरकार कोशिश कर रही है कि बाज़ार कम्पिटिटिव हो और किसानों को अच्छा भाव मिले। किंतु यदि हम देखते हैं एमएसपी लागू हुआ, एमएसपी का स्कीम 1965 से लागू हुआ और आज तक एमएसपी सिर्फ 8.8% किसानों को ही अवेलेबल हो पाया है। माने इतने ही किसान एमएसपी का लाभ उठा पाए हैं, और वो भी कुछ देश के कुछ एरिया में ही किसानों को ये लाभ मिल पाया है। चूँकि कृषि राज्य का सब्जेक्ट है तो सभी राज्य सरकारों को कोशिश करनी पड़ेगी कि हम किसानों को एमएसपी प्रदान करें, अच्छी मार्केटिंग फैसिलिटी डेवलप करें ताकि किसानों को कम्पिटिटिव प्राइस मिले, उनको ग्रेडिंग वगैरह करके गुणवत्ता युक्त कृषि जिनसों का पैदावार करने की प्रोत्साहित करें। अच्छे यदि हमारे पास धान और गेहूं की ज़्यादा पैदावार हो रही है, हम उसको घरेलू मार्केट में कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट की भी हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है प्राइस ज़्यादा होने के कारण, तो हम हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कि वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मछलियां हैं, गोपालन है, इस तरह के एक्टिविटी में हम डाइवर्ट करें, उससे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसमें राज्य सरकारों का बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती अकेले। केंद्र सरकार, जैसे अभी बात हो रही थी कि किसानों की जोत छोटी हो गई है, छोटी जोत होने के कारण वो इकोनॉमिकल होती जा रही है। एक किसान अपने परिवार को उस पर नहीं संभाल पाएगा छोटी जोत से, एक हेक्टेयर से भी छोटी छोटी जोतें हैं तो। और बहुत सारे अब्सेंटी लैंडलॉर्ड हो गए हैं, जैसे लोग शहर में काम करते हैं, खेती करने वाला कोई नहीं है। किंतु एक लीजिंग पॉलिसी होनी चाहिए जो कि हर एक स्टेट में कंपलसरी लागू हो, ताकि वो किसान जिसके पास ज़मीन है वो खेती यदि नहीं करना चाहता है तो दूसरे को दे दे, और वो किसान उस पर शांतिपूर्वक खेती कर सके। 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, जैसा हो लीज ले ले, और उस पर वो डेवलपमेंट करे, जो भी सिंचाई का या ज़मीन का ठीक ठाक करे, ताकि उस पर जो चाहे खेती कर सके। जब तक ये नहीं होगा, छोटे छोटे जोतों में खेती पॉसिबल, माने वो इकोनॉमिकल नहीं होगी, किसान कष्ट में रहेंगे। तो ये एक करने की ज़रूरत है। दूसरी जो चीज़ें हैं कि एमएसपी चारों तरफ जहाँ भी, चूँकि एमएसपी डिक्लेयर की सरकार करती है तो एश्योरेंस देती है कि भाई हम इससे नीचे प्राइस को नहीं जाने देंगे जी। और ये कुछ ही इलाके में हो पाता है। पंजाब, हरियाणा अभी धीरे धीरे फैला है, बहुत सारे स्टेट में भी हो रही है, बट सभी किसानों के पास नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसलिए ये एमएसपी की खरीदारी वाले केंद्र हर एक गांव में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। शहर में छोटे छोटे किसान हमारे नहीं जा पाएंगे, जिनके पास छोटी सी सरप्लस है, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, वो शहर तक उठाकर नहीं ले जा पाएंगे। उनसे वो गांव वाले व्यापारी खरीद कर ले जाकर शहर में बेचते हैं जी। तो क्यों नहीं हम ग्राम पंचायत लेवल पर, पैक्स के लेवल पर ये क्रय केंद्र खोल करके और वहीं हम इसको रखें। अभी सरकार ने जो कोऑपरेटिव के तहत एक प्रोग्राम लॉन्च किया है पैक्स में गोडाउन बनाने के लिए। जी बिल्कुल। तो ये सरकार की मंशा, आगे मंशा यही है कि जो गांव का सरप्लस खरीदा जाए वहीं गोडाउन में स्टोर हो, और जो पीडीएस के थ्रू जो अनाज बिक्री होती है
वहीं से दिया जाए, लोकल ही प्रोड्यूस वहाँ जाए, और कम पड़े तो बाहर से आए। तो ये सरकार सोच रही है सब चीज़ों में आगे करने की, बट इसमें टाइम लगेगा। और यदि राज्य सरकार इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है तो वो किसानों के हित में होगा। आज यदि एमएसपी ही लीगलाइज करने की बात हो रही है, ये राज्य सरकारें कर सकती हैं, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने करी थी और वो फेल हो गई, उसने वापस ले लिया। इसी तरह यदि पंजाब हरियाणा के किसानों को चाहिए कि लीगल करना है, वहाँ की सरकारें कर सकती हैं, और उसका रिजल्ट देखेंगे कुछ दिन के बाद उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि कोई खरीदार नहीं मिलेगा उनको। जी सुनील, बिल्कुल नलिनी जी, आपने बहुत विस्तार रूप से बताया कि किस तरीके से जो एमएसपी का लाभ है वो बड़े किसान ही उठा पाएंगे। जिस तरह से आपने उदाहरण दिया वो बहुत बेहतरीन था, और उम्मीद करते हैं कि किसानों को इस उदाहरण से समझ भी आया होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा जारी है, आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सच के साथ में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे किसानों की आय को बढ़ाया गया है और किस तरीके से सरकार की योजनाओं के द्वारा किसानों के जीवन में बदलाव आया है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, दबास जी का रुख करते हैं। दबास जी, आप यहाँ हम चर्चा कर रहे थे कि सरकार की मंशा पर अब बात आ चुकी है। कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन के जरिए सरकार को घेरने का उनको मौका मिल चुका है। वो सोचते हैं कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हाल ही में आपने देखा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एफआरपी कहीं मिल रही है तो गन्ना किसानों को भारत में मिल रही है, जिससे सीधा 5 करोड़ किसानों को लाभ हो रहा है। ऐसे में अगर ये सरकार की सही मंशा नहीं है तो क्या है? और दूसरी बात, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस आंदोलन के जरिए सरकार को घेरने का एक अवसर तलाश कर रहे हैं? देखो, मैं तो सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और हमारे हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, और राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर किसानों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए और किसानों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगानी चाहिए। क्योंकि हम में कोई चीज़ पैदा करते हैं तो पैदा करने में उसको कैसे मार्केट करना है, कैसे उसमें वैल्यू ऐड करना है, तो उससे शायद हम ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे देन हम कोई, अगर हम एजिटेशन करते हैं उससे कोई फ़ायदा हो। क्योंकि एजिटेशन से क्या होता है कि इससे एक किस्म से नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है और हम एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। हमें किसानों को भी और साथ साथ में सरकार को मिल बैठ के ये तय करना चाहिए कि किसानों का हित किस में है, और किसानों का हित इस चीज़ में है कि किसान नई तकनीकी को अपनाए, नई योजना को लाभ ले, और साथ साथ में राज्य सरकारें भी उसमें सहयोग करें कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो किस प्रकार से हम गांव में लेके जाए, किसान के पास लेके जाए, किसान उनका लाभ उठाएं, हमारा वातावरण अच्छा रहे, हमारा उत्पादन बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़े और अपने कृषि उत्पाद को निर्यात करके ज़्यादा लाभ उठा पाए। अभी आपने देखा होगा कि आज भी हम तेल को, खाद्य तेलों को काफ़ी मात्रा में आयात करते हैं, दलहन को हम काफ़ी मात्रा में आयात करते हैं, तो हमें इन क्षेत्र में और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि हम आयात पर निर्भर ना रहें, बल्कि हमारा स्वयं का उत्पादन इतना हो कि हम अपने देश के सभी उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म का तेल, अच्छी किस्म की दालें उपलब्ध करवा पाएँ। और क्योंकि ये पॉसिबल है, और दालों में हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमारे पास कई सारी फसलें हैं और दालों का जो ड्यूरेशन है वो 60 दिन से लेके 240 दिन तक पकने वाली किसान है। तो हमें ऐसे उसको सेट करना है कि फसल चक्कर में ऐसे बैठे कि हमें दलहन भी मिल जाए, और दलहन से 2 फायदे हैं। एक तो दलहन तो मिल ही रही है, साथ साथ में दालें, जितनी भी हमें दालें हैं, ये लेग्यूम क्रॉप्स हैं। लेग्यूम क्रॉप होने के नाते इनकी जड़ों में खास किस्म की गांठें होती हैं जो वातावरण से
खाद को लेके जमीन में फिक्स कर देती है, जो दाल के काम भी आता है और दाल कटने के बाद अगली फसल के भी काम आता है। तो अगर हमें टिकाऊ खेती करनी है, खेती का हमें ऐसा करना है कि जिससे हमारे संसाधनों पे कम से कम जोर पड़े, तो ऐसी तकनीक को भी मिलाना बहुत जरूरी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि किसानों को सरकार के साथ बैठ के बात करनी चाहिए और साथ साथ में इस योजनाओं का कैसे ज़्यादा लाभ मिले, कैसे हमारे किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिले, कैसे हम उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ा पाए कि हमारा उत्पाद और महंगा बिके। तो अगर जब महंगा बिकेगा तो किसानों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। और साथ साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि छोटे और मझोले किसान, जिनकी संख्या लगभग 90% के करीब है, इनके हितों का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही है जो हमारी खाद्य सुरक्षा का आधार है और हमारी पोषण सुरक्षा का भी आधार है, और ये उपभोक्ता भी हैं। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनको अगर हम खेती का जोड़ देते हैं तो खेती को भी लाभ मिलता है और साथ साथ में किसान को अतिरिक्त आय मिलती है। उसमें सबसे अच्छा नाम आता है मधुमक्खी पालन का। जी। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हमारे नवयुवक कर सकते हैं और उसके बगैर जमीन के भी वो एक बड़े किसान के बराबर पैसा कमा सकते हैं और खेती में दोहरा लाभ ले सकते हैं कि जहाँ पे भी मधुमक्खी के बॉक्स रखेंगे वहाँ की फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, साथ साथ में मधु के तौर पे हमें अच्छी चीज़ मिलेगी, उसका हम निर्यात कर पाएंगे और हमारे देश में ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे आंदोलन के किसान भाई हैं, इनको सरकार के साथ मिलकर बैठना चाहिए और बैठ के हम उन चीज़ों पे चर्चा करें कि किस प्रकार से गांव की खुशहाली के लिए, गांव के किसानों की भलाई के लिए हम इन योजनाओं को किसानों को प्रेरित कर सके और किसानों तक इन योजनाओं की जानकारी ली जा सके और किसानों तक बगैर झिझक की योजनाएं पहुंचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आपका रुख करना चाहूँगा मैं। सरकार ने आज से देखा जाए तो अन्न भंडारण योजना की शुरुआत की है, जिसमें 11 राज्यों के अंदर 11 नए गोदाम की शुरुआत की जाएगी। और दूसरी तरफ सरकार ने 5 जो फसलें हैं उन फसलों पर एमएसपी की गारंटी भी दी है। अगर कपास की बात करें उसको लेकर भी सरकार ने गारंटी दी है कि 5 साल तक उसको खरीदा जाएगा। ऐसे में सरकार इन सभी कदमों के जरिए यही तो आपको बताना चाह रही है और कहीं ना कहीं किसानों को भी ये समझना चाहिए कि ये वही सारे कदम हैं जो किसान को समृद्ध बनाने के लिए लगे हुए हैं। देखिए, किसान भाई को समझना पड़ेगा कि हमारा जो है ज़रूरत क्या है और जो है नेचर जो है वो चेंज हो रहा है कि सब चीज़ जो है जहाँ देख रहे हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बहुत आवश्यकता है। आज के टाइम में अगर देखेंगे कि 2 चीज़ें हैं कि हमें आर्थिक स्थिति में क्या हमें ज़रूरी है और उस क्षेत्र में क्या है, उसकी जो हमारे पास जो वातावरण अब रह गए हैं उसमें हम कम लागत में क्या अधिक उपज कर सकते हैं। और अगर अधिक उपज नहीं कर सकते हैं या कोई रिस्क है तो उसके लिए भी सरकार योजनाएं लाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उसको तकनीकी नोट केवल जो है नए अच्छे फसल नई, जैसे आप एक उदाहरण देता हूँ, हरियाणा का हम उदाहरण दें। हरियाणा पंजाब की तरह वो भी एक जो है पैडी और जो वीट का क्षेत्र था, उसमें अब कपास की खेती है। कपास में रिस्क ये होता है, किसान भाई लगाते हैं कि कपास का जो अभी आप जो क्रॉप लिए थे उसमें एक कपास भी है, उसमें होता है कि कीट लग जाते हैं, हमारी उपज नहीं होगी, हम इसमें हम पूंजी लगाएंगे तो हमारे पूरा इसका नहीं होगा। तो इसके लिए सरकार आगे आई हुई है। सरकार जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप देखेंगे कि कपास का जो प्रीमियम है उसके कुछ भाग जो है राज्य सरकार वहन करती है। तो ऐसे चीज़ों का जो क्षेत्र आधारित है उसको सारे चीज़ों को जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करते हैं उसमें इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जोड़ना पड़ेगा। सरकार की सारे योजनाएं हैं, सारे योजनाएं जो है किसी एक विशेष समूह में क्या फ़ायदा दे सकता है किसानों को, मिल बैठ के बात करके उसको सारी चर्चाओं में ला के उसको अगर इंटीग्रेट करके लाएं तो हमारी आवश्यकताओं को भी होता है। जैसे आज आप देखेंगे कि हम जो है गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर हो गए हैं, हम सरप्लस की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कुछ क्रॉप दलहन और तिलहन है जिसमें हम आत्मनिर्भर नहीं है, उसको हम बाहर से निर्भर करते हैं उसको लाने के लिए। तो ये सारे चीज़ों को एक बार देखना पड़ेगा। किसान भाइयों की अन्नदाता हैं, उनको अन्न के साथ साथ ये सोचना पड़ेगा कि देश में क्या ज़रूरत है, हम कैसे इसको करें, उपज कराएं, और सरकार हमेशा उनके साथ है। अगर जो उपज करा रहे हैं जहाँ सारे चीज़ें हैं तो उनके लिए एमएसपी है, एमएसपी के लिए प्रोक्योरमेंट है, उसके लिए उनको लागत कम हो, क्योंकि उनको ये शिकायत 2 ही रहती है ना कि हमें लागत कम मिली। तो सरकार आप देखेंगे जितने योजनाएं हैं उसमें 2 ही चीज़ है कि उनकी लागत कम हो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। यही 2 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है ताकि जो है उनकी टोटल जो आप पर जो कहते हैं कि क्विंटल पर क्विंटल जो
उत्पादन हो वो उसमें से लागत कम मिलेगा, तो अगर बाजार भाव में जो अभी एमएसपी है उसमें भी उनको अच्छी बचत होगी। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर पूरे समग्र रूप से अगर विचार करे किसान भाई, सरकार तो हमेशा विचार करते ही रहती है और हमेशा योजनाएं बना रहती है, तो अगर आप देखेंगे तो पूरे चीज़ों में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाई जो है ये देश का बहुत अभिन्न अंग है, वो फसल उत्पादन करते हैं और सभी को भरण पोषण करते हैं चीज़ों को। लेकिन ये भी है कि ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, हम बाजार कैसा व्यवहार कर रहा है और हमें क्या लगाने की ज़रूरत है, ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ ले पाए। तो ये सारी चीज़ों को अगर प्रचार प्रसार अगर किसान भाई समझे तो उनको कभी दिक्कत नहीं होगी। और ये चीज़ें जो है आर्थिक स्थिति जो देश की है उसमें हमेशा जैसे भागीदारी रहे हैं और अधिक भागीदारी रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। बिल्कुल। नलिनी जी, आपने सुना कि किस तरीके से तमाम योजनाएं चल रही हैं जिससे किसानों के जीवन में बदलाव आया है। एक बिंदु अगर इस पर भी देखा जाए कि अगर हम आंकड़ों को निकालें तो आंकड़ों में न केवल जो हमारी जो मेन फसलें हैं गेहूं और चावल को छोड़कर और तमाम ऐसी फसलें हैं जिसमें रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हो रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं असर अगर हम देखा जाए तो किसानों को उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये कुछ एक फसलें नहीं हैं जिसका सिर्फ उत्पादन कर सकते हैं, बाकी ऐसी फसलें जिसका उत्पादन कर सकता है और जिसका निर्यात सरकार कर रही है बड़े शहरों बड़े देशों में और जिसकी मांग भी बढ़ रही है। जैसे मिलेट्स को लेकर देखा जाए, पिछले साल हमने देखा कि सरकार ने मिलेट्स को कितना प्रमोट किया है, कितने विस्तार रूप से, और G20 में भी उसके सारे पकवान बना के वहाँ पे लोगों को खिलाया गया। तो ये भी सरकार के द्वारा एक सराहनीय कदम रहा है। बहुत सही बात कही आपने। जहाँ आज किसान आंदोलित हैं वो क्षेत्र कभी भी धान का क्षेत्र नहीं रहा है। वो क्षेत्र था मिलेट्स का, डेयरी का, मक्का का, उससे ये सब धान में कन्वर्ट हो गए। एमएसपी के कारण एश्योर्ड एमएसपी मिला और सिंचाई की व्यवस्था हुई, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिला यहाँ पर। तो ये दोनों स्कीम थी गवर्नमेंट की, वो पंजाब में इन सभी मिलेट्स, कॉटन, जो भी ट्रेडिशनल फसल थे उनको ख़त्म करके धान की तरफ कन्वर्ट हो गए। और आज स्थिति ये हो गई है कि वहाँ वाटर टेबल बहुत ही नीचे चला गया है और हम आज जो धान चावल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से पानी का ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास नहीं है। और आगे आने वाले दिनों में पंजाब बहुत बुरी तरह से सफ़र करेगा और किसान इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी बिजली बिल बढ़ाया, बिजली को माने टैक्स किया जाए, बिजली का प्राइस लिया जाए और आज पंजाब और हरियाणा में ये गेहूं और धान दोनों सबसे ज़्यादा मोर देन 95% एमएसपी पर बिक्री हो रही है और दूसरे प्रदेशों में ऐसा नहीं है। आपने कहा कि दूसरी जीन्स, जो भी जीन्स पर ये एमएसपी नहीं है, जैसे फिशरीज, पोल्ट्री, हनी बी, ये डेयरी, ये सभी एग्रीकल्चर से, क्रॉप सेक्टर से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और यही एक्सपोर्ट मार्केट में हमें एक्सपोर्ट रेवेन्यू दे रहे हैं जी। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एमएसपी ज़रूरी नहीं है अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए। तो ये इन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान भी मिलेट्स का एमएसपी भी सरकार बढ़ाई है और मिलेट्स का भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है और देश में भी कंज्यूमर उसको डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर नलिनी जी, अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। किसान चाहें तो उन मेन फसलों से हटकर भी कई सारी फसलें उगा सकते हैं। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे डेयरी पालन है, दबास जी ने मधुमक्खी पालन का सुझाव दिया। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें किसान एक नई भूमिका के जरिए एक नई कहानी अपनी विकास की लिख सकता है। आखिरी में वक्त की कमी की वजह से अब इस चर्चा को समापन देंगे, लेकिन अंत में आपसे जानना चाहते हैं कि सुनील जी, ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो रह गई हैं जो किसानों को जानना चाहिए और किसानों को सरकार से जुड़ने के लिए ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिससे वो जल्द से जल्द कम समय में लाभ ले सकते हैं? देखिए, किसान की हर एक तरह की योजनाएं हैं। आप अगर देखेंगे कि आप ऋण सुविधा करने के लिए, सब्सिडी के लिए सही समय पर उनको बीज मिले, खाद मिले,
उनके बिजली का बिल हो, सारे चीज़ों को है। तो इसको आप अपनी जो आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र आप सोच रखें और इसमें देखें कि हमको जो है, क्योंकि आप ये आप किसान जो है को बताया जाता है कि आप जो है आप ऐसे खेती करें जिसमें अधिक से अधिक लाभ हो। आप केवल खेत पर ही निर्भर ना करें, एलाइड एक्टिविटीज़ भी करें, ताकि जो सरकार जो भी अभी देख रहे हैं, सरकार की जो मंशा है, सारे प्रचार प्रसार, तकनीकी सहायता और सभी तरह की सुविधा दी जा रही है, ताकि जो है किसान जो है उनको अपनी नॉलेज नहीं है तो नॉलेज दिया जाता है, पूंजी दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सारे चीज़ों से सभी जो है चीज़ों को देखते हुए अपनी आय को बढ़ाएं और जो बाजार भाव में, क्योंकि आय बढ़ाने के लिए आपको दो चीज़ें कि लागत कम करें, सही उपयोग करें, तकनीकी उपयोग करेंगे तो लागत कम होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और जो है बाजार में नए नए जो एवेन्यू आ रहे हैं, नए से चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए खेती करें। जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, अदर चीज़ें, डेयरी है, बहुत सारे आपके उत्पादन हैं जो अब जो है पोषण की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से आप न्यूट्रिशनल की ओर बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ों पर ध्यान देंगे किसान तो उनकी निश्चित है कि आय होगी। और सभी योजनाओं में भारत सरकार की और राज्य सरकार की सभी योजनाएं किसान के लिए है, जो हितकारी है, केवल उनका लाभ लेना है सही ढंग से। बिल्कुल सुनील जी, आपने बहुत सही बात कही यहाँ पर सभी किसान भाइयों के लिए, और किसान भाइयों को उन सभी योजनाओं का लाभ लेना है और अपनी उन योजनाओं का लाभ लेके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणादायक भी बन सकते हैं। सरकार उन सभी योजनाओं को किसानों के लिए चला भी रही है और किसानों को लाभ भी मिल रहा है। इसका उदाहरण अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखने की हमें ज़रूरत है। कार्यक्रम सच के साथ में आज हमने तमाम मेहमानों के जरिए तमाम योजनाएं और तमाम जानकारियां पहुंचाने की कोशिश की कि न केवल आप एमएसपी के जरिए बल्कि ऐसी अपार संभावनाएं हैं कृषि क्षेत्र में जिसके जरिए आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। सिर्फ एमएसपी की मांग को लेकर आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते, और एमएसपी अगर मिल भी जाती है तो भी आपके जीवन में कोई खासा परिवर्तन नहीं आएगा अगर उन योजनाओं को नहीं लाभ लिया जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने खास समय हमारे साथ साझा किया और तमाम जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए आप लोगों ने साझा करी। बहुत शुक्रिया सर आप सबका, धन्यवाद। कार्यक्रम सच के साथ में आज हमने जाना कि सच क्या है। सच यही है कि सरकार किसान के साथ है। सच यही है कि सरकार द्वारा सभी चलाई जा रही योजनाएं किसान के हितैषी हैं, और सच यही है कि सरकार किसान का हितैषी है और सरकार किसानों का लाभ चाहती है। कुछ एक ऐसी प्रक्रियाएं या कुछ एक ऐसे कारणों की वजह से किसान बहक गए हैं, तो उन सभी किसानों से हम दूरदर्शन किसान के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लें, अपनी जो ऊर्जा है उसको आप सही दिशा में प्रयोग करिए और सरकार द्वारा सलाह के जरिए, सरकार के द्वारा संवाद के जरिए अपनी जो कृषि क्षेत्र में अपनी उन्नति को बढ़ाइए और आप भी आगे बढ़ें और देश को भी आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए और फिर से हम हाजिर होंगे सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,